कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट करना सीख लिए तो 2 यूनिट जंप करके 4 और 5 परफॉर्मेंस एंड ब्रिज कंटिंजेंट उससे मिलता जुलता है, उस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट इसके ठीक पीछे क्या बताया था? वेदरिंग कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग क्या, उसका टॉपिक क्या चल रहा था? कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स वॉइड। लॉ बोल दिया कि बाकी सब में तो चल अलग बात है। 6 अलग से था मेरे ख्याल से, या 5। पहला क्या था? एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज, किसी को शादी से रोकने का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वही ना प्रोसीडिंग ना, तीसरा। और एक इम्पॉसिबल और वेजरिंग। वेजरिंग वॉइड, सिंपल भाषा में देखा सट्टा। फिर ये भी देखा कि कौन से वेजरिंग है और कौन देखने में वेजरिंग लगता बट वेजरिंग है नहीं। और लास्ट में उसी टॉपिक में एक था, वेजरिंग और कंटिंजेंट में अंतर क्या है। वेजरिंग और कंटिंजेंट में अंतर क्या है? चल, जब कंटिंजेंट से जोड़ ही दिया था तो कंटिंजेंट की परिभाषा में आते हैं। कंटिंजेंट की परिभाषा में यदि आया तो सेक्शन 31 कंटिंजेंट की परिभाषा कहता क्या है, जो कि वैलिड है बट लगता है कि वो तुम्हारा कुछ वेजरिंग की तरह है। तो ध्यान दे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑफिशियल वर्जन है, एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये तो तुम परफॉर्मेंस कंसिडरेशन वहीं से देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का ही नहीं, नहीं करने का भी होता है। नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट collateral to such contract does or does not happen, does or does not happen, पहले सिर्फ उसी को तोड़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, जिंदगी में बहुत कुछ है। सम इवेंट कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब कभी पढ़े भी हो कहीं किसी चैप्टर में, अकाउंट्स में बोलो। डिवेंचर, डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक वैसा ही कुछ वर्ड। कोलैटरल मतलब एडिशनल, कोलैटरल मतलब एडिशनल, यानी आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिस है, लेकिन वो जो प्रॉमिस है उसके साथ साथ और एक एडिशनल प्रॉमिस भी है, लेकिन जो एडिशनल है वो मेन नहीं है। वो क्या है? कोलैटरल है। अब बोला इतना घुमाने का मतलब, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम तुम्हारा स्टॉक के नुकसान का क्लेम देंगे। स्टॉक के नुकसान का क्या करेंगे? क्लेम देंगे। इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किस बात का किए? स्टॉक के नुकसान का। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक और बात थी, आग से जला तो, क्योंकि नुकसान तुम्हारा किसी भी कारणवश हो सकता है। तो बात थी आग से जलना यानी कुछ होना, डज हैपन, तो देंगे। तो यहां दो दो बातें हैं। मेन कॉन्ट्रैक्ट है स्टॉक का नुकसान, लेकिन आग लगना न लगना वाला कहानी भी कंडीशन में जोड़ा है। आप इंश्योरेंस लेते वक्त बताना पड़ता है कि नुकसान का कारण क्या, आग से लगना, चोरी होना, बाढ़ में चला जाना। जब तक वो बात मेंशन है,
नहीं है यानी तब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं कहलाता है। उल्टा चल, एक बैंक ने किसी को लोन दिया तो एक गारंटर बैंक को क्या बोलता है, आप इसे लोन दे दो, यदि ये नहीं पे किया तो हम देंगे। इसीलिए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस भी आता है, गारंटी भी आता है, और इंडेमनिटी मतलब वही नुकसान की भरपाई करना। तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं कॉन्टिंजेंट। और कंटिंजेंट वर्ड बता और कहाँ देखा है, दिख चुका है, बोल। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट, यही वर्ड पार्टनरशिप में कभी पढ़ा था, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। आगे कभी पढ़ोगे कंटिंजेंट आपका गुड्स, ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। तो लगा भाई इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, बाकी तो समझ ही जाएंगे, बाकी तो समझ ही जाएंगे। तो ध्यान दे, लॉ से ज्यादा बेहतर तो कहीं नहीं समझा जाता कोई चीज, क्योंकि लॉ एक रूल, नियम कानून की कहानी है, उससे बेस्ट तो कहीं एक्सप्लेन ही नहीं होता है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हम लोग के मन में बहुत साधारण वर्ड चलेगा क्या कॉन्टिंजेंट में, किसी ऐसी चीजों की घटना पे वो मेन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा क्या है, उसका एडिशनल पार्ट के तौर पे है। लाइबिलिटी में क्या था, ड्यू डेट पे ड्रॉ ही नहीं दिया तो देंगे, बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटेड, नॉट येट मैच्योर्ड। तो कॉन्टिंजेंट वर्ड में लीगली क्या डिफाइन था, वो अपने डेफिनेशन में तुम लिखेगा, हेडिंग देगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 31, अंडर सेक्शन 31 a contract to do or, under section 31, a contract to do or not to do something, not to do something, comma, if some collat, if some event, comma, if some event collateral to, if some event collateral to such contract, collateral to such contract does or does not happen, does or does not happen। तो चल बोल, याद हो ही चुका होगा क्या, डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen। लॉ को हमेशा लाइन टू लाइन देखने का मकसद परफेक्शन जरूर रखना। बहुत बार देख चुका है कि अब वो रिपीट जब होता है तो एक ही चीज बार बार चलता है। लास्ट में हम लोग जब डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग और तुम्हारा कॉन्टिंजेंट देख रहा था, तो वेजरिंग और कॉन्टिंजेंट में, कंटिंजेंट में ही कौन आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी आता है। तो लगता दोनों सेम है, कभी कभी लगता है यार दोनों में अंतर कैसे हो गया,
तो मुद्दे की बात उसी से वो डिफाइन करेगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से कंटिंजेंट बोलेगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, एंड छठे यूनिट के बाद हम लोग बाद में थोड़ा दिन बाद पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 आता है, और 3 और पढ़ेगा, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। वो 6 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, जिसमें से ये 3 को तो किस में लपेट लिया? कॉन्टिंजेंट में। और कॉन्टिंजेंट में क्या बोलता है? कुछ एडिशनल। तो ध्यान दो, लिखते वक्त क्या लिखा हूं? डेफिनेशन को ही, नॉट टू डू समथिंग। लेकिन देखा दो चीज था, हैपेंड एंड व्हाट डज नॉट हैपन। तो सिंपल एग्जांपल दो ठो लिया हूं। इंश्योरेंस में है आग लगा, आग होना, फायर हैपेंड, तो ही क्लेम देंगे। और गारंटी में क्या है? सामने वाला नहीं दिया तो हम देंगे। इसलिए शब्दों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वर्ड्स को वो लोग क्या करता है? यूज करता है। अब रहा, इसके बाद आगे चला तो कुछ रूल्स रेगुलेशन ये लोग बात करते हैं। एक काम कर, कोलेट्रल का भी डिफिनेशन लिख ले अकॉर्डिंग टू पोलॉक एंड मुल्ला। लिख, कोलेट्रल इवेंट हेडिंग, कोलेट्रल इवेंट according to Pollock and Muller, MULLA, तो लिखोगे an event which is neither a performance, an event which is neither a performance directly promised, directly promised as a part of the contract, directly promised as a part of the contract, nor the whole, nor the whole of the consideration is a promise, nor the whole or the consider of the consideration for a promise. तो कोलेटरल इवेंट का मतलब दो ऑथर हो गए, पोलॉक एंड मुला। उन्होंने कहा एक ऐसा इवेंट जो कि परफॉर्मेंस नहीं है, वो परफॉर्मेंस है ही नहीं, लेकिन बिना उसको बोले डायरेक्टली प्रॉमिस एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आग लगना, ये कौन सा परफॉर्मेंस है भाई? वो तो एक्सीडेंट में होता है, किसी ने पैसा नहीं दिया, ये तो घटना है। इसलिए बोला वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन वो यदि नहीं हुआ ना, तो फिर वो क्लेम वाला काम क्या है? नहीं होगा। हेडिंग ले ले, इसेंशियल ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर के डिफिनेशन को ही लिख रहा हूं उसमें। पहला पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, performance of a contingent contract would depend upon the
would depend upon the happening and non-happening, upon the happening and non-happening of some event or condition, of some event or condition, some event which may be, comma, which may be precedent or subsequent, which may be precedent यानी पहले हो सकता है और subsequent, और subsequent. दूसरा लिखोगे, the event referred to, the event referred to as collateral to the contract, the event referred to as collateral to the contract. कोलेट्रल जिसको कहते हैं कि सहायक या एडिशनल. इसके बाद चला तीसरा पॉइंट लिखा, contingent event, contingent event should not be a mere will of the promiser, mere will of the promiser. will यानी इच्छा, आग लगेगा तो ही देंगे. तो ये कोई इच्छा नहीं है कि यार करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं. एक होता मियर विल. मियर विल में क्या है, मेरा मैं बाद में ना भी करूं, आग लग गया तो पैसा तो तुमको क्या करना होगा, देना पड़ेगा. एंड लास्ट लिख ले, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, क्योंकि वेजरिंग में भी था. द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. आग लगना सर्टेन है ना, सर्टेन इवेंट का तो कभी कंटिजेंट हो ही नहीं सकता. आगे लिख, रूल्स रिगार्डिंग हेडिंग, रूल्स रिगार्डिंग या रूल्स रिलेटिंग टू enforcement of contingent contract, rules relating to enforcement of contingent contract. सबसे पहले पहला ए, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक काम करो, इसको एक चार्ट में बनाओ, इसको चार्ट में बनाते हैं. ध्यान दे, वो जो इवेंट है ना उसका चार्ट कुछ ये रहा, जो निकले के बाद लिखने में तेरी इच्छा लिख, क्योंकि हाँ लिख, पहला लिख, हेडिंग मध्य चार्ट में तो दिखेगा ही. लिख पॉइंट नंबर ए, एज पर सेक्शन 32, एज पर सेक्शन 32 इन्वर्टेड कॉमा में, where a contingent contract, where a contingent contract is made to do,
meant to do or not to do or not to do anything if an uncertain future event happens, it cannot be enforced by law. It cannot be enforced by law unless and until that event has happened. That event has happened. Full stop के बाद if the event becomes impossible, if the event becomes impossible, such contract become void. Such contract become void. लॉ में झगड़ा झगड़ा मतलब होने पे इंसान पहुंच जा रहा है कोर्ट की इन्फोर्स करवाइए. कोर्ट यदि वॉइड होता है तो भगा देता, बोला भाग जा, हम कुछ नहीं कर सकते. वैलिड है तो हम इन्फोर्स करा लेगा, प्रोवाइडेड बाकी सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है. कंटिंजेंट में बेस ही था कुछ फ्यूचर इवेंट का. फ्यूचर क्या, पहले भी हो सकता था, जो कि अनसर्टेन है. तो यहां बोला कि अनसर्टेन इवेंट के होने का चांसेस यदि है तो ये वैलिड है. अनसर्टेन इवेंट होने का चांसेस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो बोला सर वैसे भी हम लोग पहले पढ़ा था, इम्पॉसिबल जो तुम्हारा परफॉर्मेंस या प्रॉमिस है वो तो वॉइड ही होना है. बट कंटिंजेंट में भी ऐसा ही कुछ बोला. एग्जाम्पल भी देख, बहुत अजीब है. ए ने बी को प्रॉमिस किया कि हम 1 रुपया देंगे यदि वो सी को शादी करेगा. तो सी गुजर गई तो बी शादी का खाक करेगा, तो इम्पॉसिबल है. तो बोला तो वो वर्ड हो गया, और तो वो क्या हो गया, वर्ड हो गया. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम वर्ड. चल भी 5 ऐसी चीजें हैं, लिख. दूसरा, अंडर सेक्शन 33 where a contingent contract is made to do, where a contingent contract is made to do or not do anything, if an uncertain future event does not happen, does not happen, comma, it can be enforced only when, it can be enforced only when the happening of that, only when the happening of that event become impossible or not, sorry, and
not before and not before। पहला दूसरा पढ़ने के बाद तेरे को तो टेंशन हो जाएगा भाई, दोनों में अलग क्या है, दोनों में अलग क्या है, ध्यान से देख, दोनों में अलग क्या है। दोनों में अलग ये है कि यहां था अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन, यहाँ है डज नॉट हैपन, यहाँ है इट कैन नॉट बी इन्फोर्स, इट कैन बी इन्फोर्स। मतलब उल्टा चलना क्या है, चालू कर रहा है। ऊपर था कि इम्पॉसिबल वर्ड, ऊपर क्या था, लेकिन डज नॉट हैपन में इम्पॉसिबल हुआ तो ही वैलिड, इम्पॉसिबल हुआ तो वैलिड, तो दोनों में अंतर है। ऐसे ऊपरी तौर पे पढ़ने से लगता भाई अंतर तो दिख ही नहीं रहा है। अब रहा एग्जाम्पल, तो थोड़ी देर पहले देखा कि एग्जाम्पल था शादी करने वाले कहानी में, तो यहाँ वर्ड था यदि बोलोगे तो एग्जाम्पल है कि पी एग्री किया क्यू को, पी एग्री किया क्यू को कि 1 रुपया देंगे। कब, जब एक सिप नहीं वापस आया तो, मैरिनेशंस नहीं वापस आया तो, बोला कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा यदि सिप डूब जाए, पैसा तो तभी मिलेगा ना, सब सिप क्या होगा, डूब जाए, सो दैट इट कैन नॉट वॉट रिटर्न। तो बात थी ना हैपन एंड वॉट डज नॉट हैपन। 31 है हैपन और 32 पेन एंड 33 है वॉट डज नॉट हैपन। ये बहुत टेक्निकली उनका भाषा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे देना होगा। चल, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी वैसा ही कुछ था। चल थर्ड लिख, थर्ड लिख, अंडर सेक्शन 34 if a contract is contingent, if a contract is contingent upon as to how a person will act, as to how a person will act at an unspecified time, at an unspecified time, comma, the event shall be considered, shall be considered to have become impossible, to have become impossible when such person does anything when such person, कहां तक लिखा, does anything which renders it impossible, which renders it impossible that he should so act, that he should so act, he should so act within any definite time, within any definite time, or
otherwise than under few or otherwise than under further contingencies than under further contingencies under further contingencies. चलिए, पहला वाला पॉइंट जो था उसमें क्या था, ए ने बी को क्या बोला, पैसा देंगे यदि तू सी को शादी करेगी, बी सी से शादी करेगी। सी गुजर गई, इम्पॉसिबल। अभी क्या है, सी गुजरी नहीं, सी डी से शादी कर ली। तो ले देके तो इम्पॉसिबल है, बट ऐसा क्या है, डाइवोर्स देके तो हो ही सकता है। डाइवोर्स देके क्या है, हो ही सकता है। तो देख, इसी को बोल रहा है कि जब सी डी को शादी कर ली तो मोरलेस क्या है, यानी वो भी तो अब कॉन्टिन्यूंसी में चला गया ना। या तो डाइवोर्स होगा, या हो सकता है कि डी गुजर जाए। तो पॉसिबल होगा। तो थर्ड पॉइंट सी कुछ वैसा ही था कि यहाँ कहानी कुछ उस तरह का था कि बोला भाई ये भी कॉन्टिजेंट में इन्फोर्स हो सकता है। चलो, डी चौथा। तो फोर्थ वन, अंडर सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35 contract, sorry, that contingent contract to do or not to do anything, not to do anything if a specified uncertain event, if a specified uncertain event happens within a fixed time, happens within a fixed times, within a fixed time, becomes void if becomes void if time fixed time fixed is expired, time fixed is expired, comma, such event has not happened or before the time fixed, such event becomes impossible. चल, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा उसने कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स है किसी चीज के होने या ना होने का। तो किसी चीज के होने या ना होने का यदि टाइम फिक्स है, पहले तो है कि होने का, तो उस टाइम फिक्स के अंदर यदि वो चीज हुआ तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बाद में तो फिर वैलिड नहीं है। या फिर वो इम्पॉसिबल हो गया, तो बोला भाई जब इम्पॉसिबल है तो वैसे भी वर्ड, तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे पैसा दूंगा यदि तेरा सिर्फ 1 साल के अंदर क्या आ जाए, रिटर्न आ जाए।
1 साल में नहीं आया तो नहीं देना है, या फिर वो सिर्फ जल गया डूब गया तो भी नहीं देना है। इम्पॉसिबल। तो 35 में दो चीज था, पहले लिखा था इवेंट के होने का, और अब लिखेगा इवेंट के नहीं होने का। तो फिर लिख अगला पॉइंट ई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, contingent contract to do or not to do anything, not to do anything if a specified uncertain event, if an if a specified uncertain event, ऊपर में लिखा था happen, तो अब लिखेगा uncertain event does not happen, uncertain event does not happen within a fixed time, does not happen within a fixed time, may be enforced by law, when the time has expired, time has when the time fixed word जोड़ दो, enforced by law when the time fixed has expired, when the time fixed has expired and such event has not happened, such event has not happened, has not happened, or before the time fixed has expired, before the time fixed has expired, if it becomes certain, if it becomes certain such event will not happen, certain that such event will not happen, दोनों में बस माइनस या डिफरेंस है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर तुम्हारा फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है। फोर्थ में वो घटना होगी तो इन्फोर्सेबल है, फिफ्थ में वो घटना नहीं होगी तो इन्फोर्सेबल है। एंड लास्ट अंडर सेक्शन 36 contingent contra agreement, contingent agreement to do or not to do anything, to do or not to do anything. If an impossible event happens, if an impossible event happens, are void. Whether the impossibility whether the impossibility of the event is known, whether the impossibility of the event is known or not, known or not, to the party
to the party, to the agreement, to the party, to the agreement at the time, at the time when it is made, at the time when it is made. ये टोटल 6 पॉइंट है। 32, 3, 4, 5, 6, सेक्शन 5 है, बट 35 दो बार यूज हुआ है। कंटिंजेंट एग्रीमेंट वैलिड होता है। इन 5 सेक्शन में यही जिक्र हो रहा था कब वैलिड होगा और कब वॉइड होगा। यही वो चार्ट है, बोलोगे तो रूल्स रिलेटिंग टू व्हाट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 32 है हैपनिंग, यदि इम्पॉसिबल हुआ तो वॉइड, डज नॉट हैपनिंग इम्पॉसिबल हुआ तो वॉइड, एंड कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन मेक्स इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग। बी को सी से शादी करने को बोला गया था, सी डी से शादी कर ली, तो उस आदमी की हरकत ने उसे इम्पॉसिबल बना दिया। एंड फिक्स टाइम में हैपनिंग एंड व्हाट, नॉट हैपनिंग, एंड फाइनली इम्पॉसिबल इवेंट इनिशियली, पहले दिन से ही इम्पॉसिबल है, वो पहले दिन से ही इम्पॉसिबल है। तो इसके बाद वो जो वर्ड था कंटिंजेंट और वेजरिंग में अंतर क्या है। कंटिंजेंट वैलिड है, वेजरिंग वॉइड है। कंटिंजेंट में जरूरी नहीं है पैसा होगा, हैपनिंग नॉट हैपनिंग में टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग या समथिंग, बट वेजरिंग में बात सिर्फ क्या होगी, पैसे की ही होगी। तो वही सब है। कंटिंजेंट में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है, आग नहीं लगा तो हमको पैसा नहीं देना है। वेजरिंग में तो रेसिप्रोकल भी है, कोलेट्रल, वो सारे वर्ड को लेके एक बार पढ़ लो। इसी चैप्टर में कंटिंजेंट के साथ साथ एक और चीज है, व्हाट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पहले चैप्टर में टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय में हल्की सी बात हुई थी, अब थोड़ा डिटेल देख लो। क्वाजी बोलने से क्या लगता है, क्वाजी सिंपल वर्ड, इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दे। जैसे कॉन्टिंजेंट वर्ड का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग था, कॉन्टिंजेंट वर्ड का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कुछ होना कुछ नहीं होना।
और फ्यूचर की किसी घटना पे आधारित होगा। टिप नहीं आया तो देंगे, बी मैरी करेगा तो देंगे, नहीं करेगा तो देंगे। तो क्वाजी भी कुछ उसी तरह ध्यान रखना। क्वाजी, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना कि उनका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना पड़ेगा। क्वाजी मतलब उसकी तरह, क्वाजी सिमिलियर। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है बट वो रियल में कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, ऑफर में किसी ने ऑफर किया, और कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, जब दूसरे ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों का राजी होना जरूरी था। क्वाजी में वही चीज ध्यान रख, जबरदस्ती थोप दिया गया, तू राजी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी हरकत या कुछ ऐसी घटना हुई कि तेरे लिए वो जबरदस्ती बोला गया कि एक्सेप्टेंस है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल दिया गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ में मेंशन है कौन कौन से केसेस में तुम एक्सेप्ट नहीं भी किए हो ना, बट कुछ ऐसी हरकत है या कुछ ऐसी बातें हैं कि मान लिया जाएगा कि तुम्हारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी तुम एक प्रॉमिसर के रोल में आ जाओगे, तुमको परफॉर्मेंस करना जरूरी होगा। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक और वर्ड है, क्वाजी का बढ़िया वर्ड, रिजेम्बलिंग, अंग्रेजी में, हिंदी में उसकी तरह। तो क्वाजी मीन्स रिजेम्बलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, उसकी तरह है, जबकि रियल में वो कॉन्ट्रैक्ट सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं किया भाई। तो कहानी है कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो कैसे गया, कौन सा सिद्धांत बोल दिया कि ना भाई ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, इक्विटी, जस्टिस एंड व्हाट, गुड कॉन्सेंस। मतलब इक्विटी यानी समानता, जस्टिस भाई ऐसा होगा तो ही न्याय कहलाएगा, ऐसा होगा तो ही न्याय कहलाएगा। एंड गुड कॉन्सेंस, अच्छी संवेदनशीलता है, बोला भाई ये तो ले कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक सिद्धांत का नाम है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का आधार क्या है, नो मैन कैन मस्ट ग्रो रिच आउट अनदर पर्सन्स व्हाट, लॉस। मतलब किसी इंसान का नुकसान करके तुम गरीब नहीं बनना हो, तुम अमीर, सॉरी तुम अमीर नहीं बन सकते। एक आदमी किसी का नुकसान करके अमीर न बने, ये जिंदगी का सिद्धांत यानी माना जा रहा है। तो दो तीन लाइन ये जो इंपॉर्टेंट थे वो लिखना है, बाकी तो उसने नाम ले लिए, लिख। पहले तो हेडिंग ले, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। Even in the absence of contract, even in the absence of a contract, even in the absence of a contract, comma, certain social relationship, certain social relations give rise to, give rise to
certain specific obligations, give rise to certain specific obligation to be performed by a certain person, to be performed by a certain person. Absence of a contract, क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट कुछ ऐसे सोशल रिलेशंस है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऑब्लिगेशन तुझे परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। तो आगे उसका एक कॉमन कंक्लूजन, दीज आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आगे, दीज आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट as they create as they create same obligation, same obligation as in the case of regular contract. It's same obligation as in the case of what? A regular contract. दो ठो लाइन वो जरूर है। आगे, quasi contracts are based on principles of, quasi contract are based on the principles of equity, justice, justice and good consciousness, good conscience, good conscience। फिर आगे लिखो एक और लाइन, ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स, ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स, रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स, इन्वर्टेड कॉमा में वो मैक्सिम है, नो मैन मस्ट ग्रो, नो man must grow rich out of another person's loss, out of another person's loss। दूसरे आदमी के नुकसान पे एक बंदे को अमीर नहीं बनना चाहिए, मतलब उसका भी भला हो तेरा भी भला हो। अब खाली एग्जाम्पल लिखेगा, वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें बोला गया कि भाई ये तेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेगा हेडिंग ले फीचर्स का, लिख ले साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पहला पहला इन द फर्स्ट प्लेस
First plus, such a right is always a right to money. Such a right is always right to money. In a first place, comma, such a right is always a right to money. Always a right to money, and generally, though not always, though not always, to a liquidated sum of money, to a liquidated sum of money. जिंदगी में इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी को पैसा मिलने का अधिकार होगा, राइट टू मनी, लेकिन लिक्विडेटेड मतलब एग्जैक्टली बोलोगे कोई नुकसान का नहीं होगा, जो पैसा है सिर्फ उसका। जैसे कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी सोने की रिंग खो गई, वो किसी और को मिला, जिसको मिला उसके लिए वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब जिसको मिला, अब उसका परफॉर्मेंस ये है कि जो उसका वारिस है उसको लौटाए। मतलब अपने आप से वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया कि जो वारिस है उसको लौटा दो। तो तुम्हारा जो रिंग था बस उतना ही, कोई नुकसान या बाकी चीजों का नहीं होगा। लिक्विडेटेड का मतलब एक तरह से डैमेज या एक नुकसान होता है। बी, secondly, it does not arise from any agreement. It does not arise from any agreement of the party concerned, from arise from the agreement, from any agreement of the party concerns, but is imposed by the law, but is imposed by the law. कोई पार्टी अपने में एग्रीमेंट तो किया नहीं, लेकिन लॉ ने उस पर जबरदस्ती क्या किया, थोप दिया। एंड लास्ट लिखेगा सी, thirdly it is a right, thirdly it is a right which is available, which is available not against the whole world, not against the whole world, but against a particular person, but against a particular person or persons only, in persons only, so that in this respect, so that in this respect it resembles, it resembles a contractual right, it resembles a contractual right। रहने दो, बाकी हिस्सा थोड़ा लगेगा, हाफ एन आवर। क्या लास्ट वाला, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, particular person or persons, so that in respect of it, so that in this respect, so that in this respect it resembles,
इट रिजेंबल्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। चलो आज इतना ही रहने दो, बाकी थोड़ा सा अगले क्लास बात करेंगे।